Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying interpretation of the statutes and the principle of legislation. And next question is discuss in brief the external aids to the interpretation. तो देखिए किसी भी एक्ट कोई भी स्टैट्यूट जो आपके पास होता है उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। इंटरनल पार्ट्स आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़े, जिसमें आपके पास प्रेम्बल है, एक्सप्लेनेशन है, प्रोविजंस हैं, सेविंग क्लॉज है, ऑब्स्टेंट क्लॉज है, बड़े सारे टाइटल्स हैं, सब टाइटल्स हैं, बड़े सारे आपके पास इंटरनल पार्ट्स होते हैं। और जब कभी भी जुडिशरी को, कोर्ट्स को इस किसी स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन करनी हो तो वो इन इंटरनल एड्स की हेल्प से जो है इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इसी तरीके से अगर कोर्ट ने इंटरनल एड से जो है पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपके पास कुछ एक्सटर्नल एड्स भी अवेलेबल होती हैं उस स्टैट्यूट से रिलेटेड, उनसे भी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसी को आपने यहाँ पे पढ़ना है। इट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन दैट वेयर द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज क्लियर एंड अनएम्बिग्यूज लिटरल ग्रामेटिकल मीनिंग शुड बी एडॉप्टेड। तो जहाँ पे ये गोल्डन रूल है कि इंटरप्रिटेशन जो है तब अगर लैंग्वेज जो है किसी स्टैट्यूट की क्लियर है, अनएम्बिग्यूस है, तो लिटरल ग्रामेटिकल मीनिंग ही उसका निकाला जाएगा। लेकिन अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं है, अनएम्बिग्यूस है, तो उस कंडीशन में इंटरप्रिटेशन के अदर रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं और इनमें से एक्सटर्नल एड्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन भी है। आप एक्सटर्नल एड्स भी ले सकते हो किसी भी लॉ को। Basically, external ads means such sportive elements which does not form part of the act. तो जनरली जो एक्सटर्नल एड्स होती हैं वो स्पोर्टिव एलिमेंट होते हैं जो कि एक्ट का पार्ट तो नहीं होते हैं। जैसे कि इंटरनल एड्स आपने देखी, वहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन है, प्रीएम्बल है, वो उस एक्ट के पार्ट है। लेकिन जो एक्सटर्नल एड्स होते हैं ये उस एक्ट का पार्ट तो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत हेल्पफुल होती हैं फॉर इंटरप्रिटेशन वाइल द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एक्ट। तो ये एक्सटर्नल पार्ट्स कौन होते हैं? हालांकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं उस एक्ट से, लेकिन ये फिर भी ये हेल्पफुल होते हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन। ये एक्सटर्नल पार्ट्स कौन है और किस तरीके से इनमें इंटरप्रिटेशन की जाती है, इनको हम समझेंगे। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री सबसे पहले। तो किसी भी एक्ट के इंटेंशन को जानना है, पर्पस को जानना है, तो थोड़ी सी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को देखना पड़ता है। ये आपको हेल्प करता है, कोर्ट को हेल्प करता है एक कंक्लूजन में पहुंचने के लिए, उस एक्ट की बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए। Parliamentary history has an important place in the interpretation of the statutes. When the language of the statute is observed and ambiguous, then the legislative history is considered. Parliamentary history can also be considered when the language of the statute lead to more than one mean construction or not explaining clearly. Parliamentary history include the history of enactment, पार्लियामेंट्री डिबेट, स्टेटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेटर। तो ये पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में सारी चीज़ें होती हैं कि उस एक्ट की इनेक्टमेंट की हिस्ट्री क्या है, पार्लियामेंट्री डिबेट कौन कौन सी हुई थी, सेंटिमेंट्स ऑफ द मेंबर्स कैसे थे पार्लियामेंट के और लेजिस्लेचर के। इससे जो है आप उस एक्ट की थोड़ी सी इंटेंशन का, लेजिस्लेचर की इंटेंशन का पता आप लगा सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री भी कई बार जो है हेल्पफुल होती है फॉर द जुडिशरी टू कंक्लूड, टू डिटरमिन द ट्रू इंटेंशंस ऑफ द लेजिस्लेटर। दूसरा है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। तो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री इज यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। D.K. Trivedi and the Sons versus State of Gujarat, AR 1986. Supreme Court held that it is well established rule of interpretation that legislative history should be considered at the time of the examination of the legality of any lawful provision. तो legislative history को भी consider किया जा सकता है at the time of interpretation of any act. मिथिलेश कुमार वर्सेस प्रेम बिहारी, AR 1989 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ वेल इस्टेब्लिश रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट लेजिस्लेटिव शुड बी कंसिडर्ड, सॉरी ये नीचे वाला है, it was said that the court should try to apply the language effectively when it is not clear and ambiguous. Court considered external aids like the report of the law commissions such in the case. तो जब लैंग्वेज क्लियर नहीं है किसी भी एक्ट की, क्लियर और अनएम्बिग्यूस है, तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल एड जैसे कि लॉ रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को आप कंसिडर कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री आपको बेसिकली क्या पॉइंट बताती है? लेजिस्लेटिव हिस्ट्री आपको बताती है कि डिबेट ऑन द हाउस किस तरीके से हुआ था, रिपोर्ट ऑफ
कमेटी क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्शन एंड रीजंस क्या क्या थे, ये आपको लेजिस्लेटिव हिस्ट्री बताती है। उस एक्ट से रिलेटेड जो भी डिबेट हुए हैं, रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं, जो भी ऑब्जेक्शन, जो रीज़न जो सामने आए थे, उनसे भी आप थोड़ा सा उस लॉ की इंटेंशन का पता, स्टैट्यूट के इंटेंशन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स एंड द पर्पस, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी स्टैट्यूट है जो कि अनक्लियर है, एम्बिग्यूस है, तो उस कंडीशन में आप जो है उसके ऑब्जेक्ट और पर्पस से ही जो है उस एक्ट की रियल इंटेंशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज अब्सूर्ड and ambiguous and lead to more than one constructions, then the object and purpose of the statute are considered to determine the intention of the legislator। तो उस कंडीशन में उस एक्ट का ऑब्जेक्ट और पर्पस ही देखा जाता है। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस आर कंसिडर्ड टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेट्यूट। द देवदास वर्सेस VMA कोयल अथलूर AR 1998 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी यही बोला गया कि जब आप किसी एक्ट की इंटेंशन का पता लगाना चाहते हो तो आप उसका ऑब्जेक्ट देखते हो, उसका पर्पस आप वहाँ पे देखते हो। ऑल्सो वेयर द लैंग्वेज स्टैट्यूट इज क्लियर एंड अनएम्बिग्यूज, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। बट SS भोला वर्सेस VD सरदाना के केसेस में यही बोला गया कि अगर उस एक्ट की लैंग्वेज जो है क्लियर है, अनएम्बिग्यूज है, तो फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऑब्जेक्ट एंड पर्पस को जनरली नहीं देखा जा सकता है। तो ये आपके पास है। इसके अलावा रिपोर्ट ऑफ द कमेटीज़, तो डिफरेंट कमेटीज़ की रिपोर्ट होती हैं उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट के रिगार्डिंग। उन रिपोर्ट से भी आप पता लगा सकते हो कि उस एक्ट की इंटेंशन क्या है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग देयर कम्स a stage of the report of committee, several times bill are transferred to the select committee for the inquiry investigation। कई बार जो बिल होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेलेक्ट कमेटी के पास फॉर द फर्दर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, और सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट जो देती है, इस रिपोर्ट के बेसिस पे भी आप उस स्टैट्यूट की इंटेंशन का पता लगा सकते हो। लेजिस्लेटिव डिबेट, इसके अलावा कानूनी जो डिबेट्स हुई होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन जो हुई होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में उस बिल के बारे में जो डिबेट्स हुई होती हैं, उस डिबेट से जो है उस एक्ट के मेरिट डिमेरिट का पता चल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट को भी हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन कि कौन सी डिबेट हुई थी और क्या कंक्लूजन वहाँ पे निकाला गया था। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो भी एक एक्सटर्नल एड है, और इससे भी जो है जुडिशरी जो है एक जो है अनुमान जो है इन्फरेंस जो लगा सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन लॉ मेकिंग। ऑलमोस्ट ऑल बिल्स आर प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट विच प्रेजेंट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी लॉ बनते हैं, बिल पास होते हैं, जो गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू ही रिप्रेजेंट करती है। हैंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज कुड बी कंसिडर डिटरमिन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो गवर्नमेंट पॉलिसी को भी कंसिडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, जब भी इंटरप्रिटेशन करनी हो। पब्लिक पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी तो लॉ का बेस होता है, जो भी लॉ बनता है वो पब्लिक पॉलिसी के लिए ही बनता है, पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रख के ही बनता है। द लॉ इनेक्टेड इन द कॉन्ट्राडिक्शन टू पब्लिक पॉलिसी आर कंसिडर्ड इनवैलिड। अगर कोई भी लॉ जो है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बनाया जाता है या उसके कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो वो इनवैलिड लॉ होता है। हैंस पब्लिक पॉलिसी शुड बी केप्ट इन माइंड एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो पब्लिक पॉलिसी को भी उस टाइम पे ध्यान में रखना चाहिए। प्रीवियस डिसीजन और द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, यू नो वेरी वेल। कोर्ट के दिए हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दिए हुए डिसीजन अपने आप में जो है वो क्या होते हैं, जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी कोई लॉ से रिलेटेड उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है या उसके प्रोविज़न जो है एम्बिगुअस हैं, अनक्लियर हैं, तो उस सिचुएशन में आप जो है उस लॉ से रिलेटेड जो प्रीवियस डिसीजन जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी स्टैट्यूट, प्रेजेंट आर यूज फॉर डिटर्मिंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। आप उनको जैसे रेशो डिसाइडेंडी है, ऑब्जेक्टिव डिक्टा है, इन सभी को भी आप कोर्ट जो है ध्यान में रखती है। प्रीवियस इंग्लिश लॉ, तो इस जो लॉ आपने इनेक्ट किया है, जो स्टैट्यूट आपने बनाया है, उससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रीवियस इंग्लिश लॉ थे उनको भी आप ध्यान में रख सकते हो एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। डिक्शनरी, तो डिक्शनरी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, हैंस द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी कुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो डिक्शनरी जो है एक एक्सटर्नल ऐड है किसी लॉ। डिक्शनरी में जो है किसी लॉ को उसके वर्ड्स को डिफाइन कर रखा होता है, और जब भी कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन करती है किसी वर्ड की तो वो डिक्शनरी की हेल्प भी वहाँ पे ले सकती है।
जिस तरीके से आपने 498 वाला वो केस पढ़ा था आलमगीर व स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे डिटेन वर्ड का मीनिंग यहाँ पे बताया गया था। इसके अलावा आपके पास है लीगल फिक्शंस, इसके अलावा कानूनी कल्पनाएं जो होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो है डिफरेंट जूरिस्ट ने दी होती हैं, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेटिंग एनी स्टैट्यूट। लेफ्ट आउट वर्ड, कई बार क्या होता है कोई भी लॉ जो कोई बिल जो है इनेक्ट होता है उसमें कुछ वर्ड जो है वो लेफ्ट आउट कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, विच रिजल्ट इन नॉन डिटर्मिनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेचर, जो कि जो है उससे जो है कई बार निर्धारण जो है इंटेंशन लेजिस्लेचर का नहीं हो पाता। इन सच सिचुएशन कोर्ट कैन कंसिडर सच लेफ्ट आउट वर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो वर्ड छोड़ दिए गए हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग लॉ, एट द टाइम ऑफ पासिंग दैट बिल, तो उस कंडीशन में वो जो लेफ्ट आउट वर्ड हैं उनको भी जो है कंसिडर किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। मिसचीव और डिफेक्ट, a well established rule of interpretation is that the statute should be so construed that there is no place of any mischief। तो गोल्डन रूल यही है इंटरप्रिटेशन का कि स्टैट्यूट इस तरीके से कंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए, इस तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन की जानी चाहिए कि उसमें किसी तरीके की मिसचीव ना रह जाए, कोई हानि जो है लोगों को वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई शर्त वहाँ पे नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसिडर दैट द वे हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट फॉर द रिमूवल ऑफ द मिसचीव। अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल AIR 1997 कोलकाता हाईकोर्ट केस है। मिसचीव शुड बी रिमूव्ड एंड द वे ऑफ इट्स रिमूवल शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो मिसचीव को जो है रिमूव किया जाना चाहिए और जो है इसका रिमूवल का जो वे है वो कंसिडर किया जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट आपके पास सिमिलैरिटी और कंपेरेबिलिटी। सिमिलैरिटी और कंपेरेबिलिटी ऑफ द वर्ड हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट। तो जब भी आप किसी भी प्रोविज़न की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको सिमिलर और कंपेयर एक जैसे वर्ड जो आपको मिल जाएंगे, बट देयर हेल्प कुड ओनली बी टेकन व्हेन द लैंग्वेज स्टैट्यूट इज़ नॉट क्लियर। तो सिमिलर वर्ड की जो है हेल्प तभी ली जा सकती है, उनमें इंटरप्रिटेशन तभी की जा सकती है जब उस स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर और एनएम्बिगुअस अगर है तो। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, स्टैट्यूट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रूड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। स्टैट्यूट जो होता है, कानून जो होता है, उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए ताकि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। अ कंस्ट्रक्शन इज इग्नोरेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल विल नॉट बी कंसिडर्ड जस्टिफेबल। अगर किसी भी प्रावधान या किसी लॉ की कंस्ट्रक्शन जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बाहर जाके की जाती है तो जस्टिफेबल नहीं माने जाते हैं। बट इट इज़ सो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो ये भी माना जाता है कि जब भी किसी प्रिंसिपल किसी लॉ को या किसी प्रोविज़न को इंटरप्रेट करें तो आप डेमोक्रेटिक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको जो है करें। इसके अलावा टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में भी जो है बड़े सारे जो है प्रोविज़न दे रखे होते हैं। आपके पास किसी भी लॉ से रिलेटेड टेक्स्ट बुक होती हैं, कमेंट्रीज होती हैं, धर्मशास्त्र होते हैं, ये सोर्स ऑफ लॉ होते हैं और एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेटिंग दैट लॉ आप इनकी हेल्प भी वहाँ पे कोर्ट जो है इनकी हेल्प भी ले सकता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, while interpreting the statute the historical background of the law has been considered various judicial decision। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस लॉ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख के भी आप उस पर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसमें किसी तरीके की इंटेंशन कर सकते हैं, उसमें करेक्शन आप कर सकते हैं। commercial custom have also been given proper place in the interpretation of statute। Similarly administrative customs have also been recognized, such custom could be used in interpretation। तो commercial custom हो चाहे वो administrative custom हो, custom जो रिवाज जो होते हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये भी आपकी एक्सटर्नल एड है। इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए होते हैं, बड़े सारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो लॉ बनते हैं उससे रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हो रखे होते हैं और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हेल्पफुल होते हैं किसी जुडिशरी को उस एक्ट की रियल इंटेंशन को समझने के लिए। जैसे मैसर सुपर कैसल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड AR 2004 का केस है। इट वाज हेल्ड दैट then the law is silent over any subject, the international conventions can be used to fill up the gap। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब लॉ किसी भी सब्जेक्ट पे चुप है, शांत है, तो आप इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हुए हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट, हर एक लॉ से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन भी होते हैं। जब वो लॉ समझ में नहीं आ रहा तो आप इंटरनेशनल कन्वेंशन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हुए हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं।
सुदेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस है. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ द अदर स्टैट्यूट इज यूजफुल इन इंटरप्रिटेशन व्हेन द परी मटेरिया ऑफ द बोथ स्टैट्यूट इज सिमिलर. इसके अलावा कर्नाटका स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस एन नरसिम्हा. In this matter, Supreme Court decided that the internal aid can be taken during the interpretation only when the language is unclear. तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दी गई है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में एक्सटर्नल एड की हेल्प तभी ली जाएगी जब उस एक्ट की लैंग्वेज क्लियर नहीं है और एम्बिगुअस है, तो उस कंडीशन में आप हेल्प ले सकते हैं. तो ये आपके पास एक्सटर्नल एड्स हैं किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, कोड को हेल्प करने के लिए. थैंक यू सो मच.